Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। राउज एकेडमी लेकर आया है MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। आप इसे ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन दोनों मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर यू जस्ट हैव टू पे ओनली 199 रुपीज़ और 999 फॉर ऑफलाइन मोड। आपको 25 टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, 20 यूनिट वाइज टेस्ट और 5 FLT जो आपको अपकमिंग PSC प्रीलिम्स के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देंगे। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली। साथ ही राउज एकेडमी लेकर आ रहा है MPPSC अपकमिंग MPPSC के लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। 75 दिन है आपके पास। 17 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। एक कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग मॉड्यूल हम लेकर आए हैं और इसके लिए अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर भी जा सकते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। आज हम कवर करेंगे इंडिया की हेल्थ केयर जर्नी के बारे में। साथ ही हम प्रोजेक्ट चीता जिसके लिए 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द विश्वकर्मा स्कीम जिसे PM मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। साथ ही हम बात करेंगे शांति निकेतन की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह बनाने को लेकर। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट कि इंडिया और अफ्रीका की फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या है, उन्हें कैसे डील करना चाहिए। एंड लास्टली हम बात करेंगे निपा वायरस के बारे में। So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए, पहला न्यूज़ बात कर रहा है इंडिया की एक जर्नी के बारे में, उसकी हेल्थ केयर जर्नी के बारे में। देखिए, आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे लिखा है फाउंडर जो अपोलो हॉस्पिटल की जो चेन आपको देखने मिलती है उनके द्वारा। देखिए, अगर हम पिछले कई दशकों की बात करें, कुछ सालों की बात करें तो इंडिया एक इमर्जिंग वॉइस के रूप में निकल कर आ रहा है और वो बहुत अच्छे से साबित हो गया जब इंडिया ने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कराई और साथ ही G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसे भी बहुत सक्सेसफुल कर लिया। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ विटनेस करें जहां इंडिया एक इमर्जिंग लीडर के रूप में निकल के दिखाई दे रहा है, एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने एक एम्बिशियस यूथ जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आ जाता है इंडिया और उसका हेल्थ स्ट्रक्चर। देखिए, अगर हम NCD बर्डन की बात यहाँ पर करें विच इज़ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल बना हुआ है। मिलियंस ऑफ लोग आपको हाइपरटेंशन से सफ़र करते हुए दिख जाएंगे, स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूथ। तो इनको कैंसर, हार्ट अटैक्स, रेस्पिरेटरी इशू, डिप्रेशन जैसी बहुत गंभीर समस्याएं भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम इन सब को छोड़ दें और इनके बारे में ध्यान नहीं दें तो इंडिया के ऊपर आज की डेट में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का बर्डन लगभग 4 ट्रिलियन का है जो कि भविष्य में और भी बड़ा होता हुआ नज़र आ जाएगा। ओके, अगर हम आगे बात करें कि अगर हम इस NCD बर्डन को अंडर रेट करके चलेंगे, ओके, सो यहाँ पर आप अपनी जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। दैट मीन्स दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रोड ब्लॉक टू इंडियाज डेवलपमेंट and it will create an age tax on India's demographic dividend because we'll be spending a lot on diseases rather than we are generating human resources। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक अर्जेंसी है कि हमें इंडिया के हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात करनी चाहिए। देखिए, साथ में आर्टिकल में आगे क्या बात करी जा रही है कि इंडिया को ज़रूरत है कॉल ऑफ एक्शन लेने की, विच मीन्स हमें कुछ कोलाब्रेशंस करने होंगे ताकि हम अवेयरनेस रेज कर सकें, हम हेल्थ केयर जो लाइफ स्टाइल है उसको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट कर सकें, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप सिस्टम यहाँ पर बना सकें ताकि इंडिया जो प्रोग्रेस है हेल्थ की मेरिट्स में उसमें भी आ गया है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल अट्रैक्शन की। देखिए, आज की डेट में इंडिया हब बन चुका है मेडिकल वैल्यूज़ के लिए। हमारे पास एंशियंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास होम्योपैथी है, यूनानी है, हम आयुष की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो इंडिया जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इंडिया को आवश्यकता है कि वो दूसरे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना दे।
केयर ओरिएंटेड यहाँ पर बना दें। हमें स्किल्ड सर्जन्स की आवश्यकता है जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकें, स्पाइनल सर्जरीज़ को यहाँ पर बहुत आसानी से किया जा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो हमें एक ग्लोबल पोटेंशियल की आवश्यकता है। दैट मीन्स जब पूरी दुनिया एआई के क्षेत्र में बात कर रही है तो हमें रोबोटिक सर्जरीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। इंडिया ने देखिए अडॉप्ट कर लिया है रोबोटिक असिस्टेंट सर्जरी, बट ये लिमिटेड है, एक समय एक जगह तक सीमित है। ऐसे में इनको एक लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर में पहुंचाना भी हमारा काम है। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा फोकस दिया गया है पूरे आर्टिकल में एआई। देखिए आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम एआई की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्म कर चुका है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को। इनफैक्ट इंडिया भी इसके पोटेंशियल देख चुका है इस रिवॉल्यूशन के। एआई की वजह से हमें बहुत बड़े इनोवेशंस देखने मिल जाएंगे। जहाँ पर एआई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूफ होता है वो है डायग्नोशन। एआई टूल्स इन्हेंस कर देते हैं, एक एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं मेडिकल डायग्नोसिस की, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए क्या डिसीजन लेने चाहिए, पेशेंट के आउटकम्स क्या हमें देखने मिलेंगे, पेशेंट की बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ये बहुत आसान हो जाता है। एआई की मदद से जितना भी डेटा आया है उससे एक प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है कि डिसीज़ का आउटब्रेक कैसा होगा। हेल्थ केयर डेटा यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर कर रखा जा सकता है। क्या बेस्ट प्रोसीजर्स पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं, क्या रिवॉल्यूशनाइज ड्रग्स हमें लेना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंस है, इन सभी को हम एआई की मदद से यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया ने भी देखिए एआई का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कर लिया है और ऐसे में इंडिया को आवश्यकता है कि वो और ज़्यादा रिसर्च करे, डेवलप करे अपने एआई सेक्टर को विद अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन। एआई का जो एक्सपेंडिचर है इन इंडिया वो उम्मीद की जा रही है कि 11.78 बिलियन डॉलर हो जाएगा बाय 2025 और इसके बाद आपको लगभग 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इकोनॉमी में इसका इनपुट देखने मिलेगा इन 2035। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। ना तो क्वेश्चंस कम, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक शब्द देखा था, आप देख रहे हैं एनसीडी। आखिर ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती क्या हैं, हमें इन्हें भी समझना होगा। देखिए जब मैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस की बात करती हूँ तो इन्हें क्रॉनिक डिसीज़ की कैटेगरी में भी रखा जाता है। दैट मीन्स ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि डायरेक्टली इन्फेक्शियस एजेंट, दैट मीन्स बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा नहीं होती है एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बल्कि इनके होने का कारण होता है जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, लाइफस्टाइल रीज़न हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीज़न हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए ग्रेजुअली होते हैं। आपने देखा होगा कभी कई बार बोल दिया जाता है भाई मेरी मदर को या फादर को डायबिटीज़ है, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उनके बच्चे को भी डायबिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। एनसीडी के कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल आपको देखने मिल जाएंगे, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी हाइपरटेंशन देखने मिलेगा। वहीं डायबिटीज़ आपको इसका पार्ट देखने मिल जाएगा। कैंसर इज़ अनदर पार्ट ऑफ दैट, along with that respiratory diseases, pulmonary diseases, mental health disorders like depression, anxiety, schizophrenia, ये सभी लाइफस्टाइल या जेनेटिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। along with that obesity, dental diseases, ये सभी कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल को दर्शाती हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट चीता की, जिसको हो चुके हैं अपने 1 साल। देखिए प्रोजेक्ट चीता का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सितंबर 17, 2022 इम्पॉर्टेंट नामीबिया से यहाँ भारत में पालपुर कूनू नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए गए थे चीते, जो कि अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट है, एक ग्लोबल कोऑपरेशन है, इंडिया का अपना एक इनपुट है, अपना एक मूव था चीताज़ की पॉपुलेशन को यहाँ पर बढ़ाना और प्रोटेक्ट करना। अब सबसे पहला सवाल आ जाता है कि अफ्रीकन चीता क्यों लाए गए। देखिए इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि जो चीताज़ की पॉपुलेशन है इंडिया में उसे बढ़ाना। ये जो पॉपुलेशन है ये एक फ्री पॉपुलेशन होनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ रिजर्व यहाँ पर कनेक्टेड होना चाहिए। साथ ही इंडिया जो कि विटनेस कर रहा था चीताज़ पूरी तरीके से हमारे यहाँ ख़त्म हो चुके थे, ऐसे में हमारा मुख्य एम था कि एक फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन को एक कॉरिडोर यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं कि आखिर स्टेटस क्या है। देखिए जो टोटल 20 एडल्ट अफ्रीकन चीताज़ हैव बीन इम्पोर्टेड और 2 बैचेस यहाँ पर अराइव हुए थे, आपको पता है। जो चीता है ये यहाँ पर इनको क्वारंटाइन किया गया, एसिमिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर की गई। आज की डेट में अगर हम बात करें तो केवल 12 चीता जो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, ठीक है,
20 चीताओं में से आज की डेट में आपको केवल 12 चीता यहाँ पर रिलीज़ करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा बाकी सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। बहुत सारे चीताज ऐसे भी हैं जो कुछ रीजंस की वजह से जिनकी आपको डेथ देखने के लिए मिल गई थी। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई चैलेंजेस क्या हैं, या ये सवाल सबके सामने आ रहा था कि देखिए चीतास की डेथ हो रही है। देखिए जब भी किसी भी एनिमल को उसकी एक नॉर्मल लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि अगर 10 को भेजा जा रहा है तो 10 में से केवल 2 सर्वाइव करें। दैट इज़ वाई इनिशियली इट हैज़ बिन डिसाइडेड कि 20 चीतास को यहाँ पर रिलीज़ किया जाए, और 20 में से एक्सपेक्टेड था कि लगभग 10 यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, एक तो बहुत सारे फैक्टर्स थे डेथ होने के, जैसे सिक हो गए, बीमार पड़ गए, एनवायरमेंटल कंडीशन से मेंटेन नहीं कर पाए, मेटिंग अटैम्प्ट्स के कारण आपने देखा था यहाँ पर लड़ाई हो गई। अलॉन्ग विद दैट एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आया कि चलिए ठीक है, मेटिंग अटैम्प्ट्स हो गए, ये तो नेचुरल है, लेकिन जो चीता सिक हुए हैं वो यहाँ पर जो सिख चीताज थे उनको लेकर ही क्यों आया गया इंडिया में, क्योंकि वो बीमार पहले से थे, अगर आपको पता था तो आप उन्हें लेकर क्यों आए। दूसरा एक और यहाँ पर सवाल निकल कर आया था कि जो मीटिंग थी उसको इतना जल्दी जल्दी हमें करने की क्यों आवश्यकता थी जब हमने उनको कैप्टिव किया रखा था। और दूसरा यहाँ पर जो डेथ हुई है चीतास की वो सबसे ज़्यादा मॉनसून सीज़न में आपको देखने के लिए मिलेंगी। रिजल्ट अभी भी ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है कि इतनी ज़्यादा जो डेथ है ये केवल और केवल मॉनसून सीज़न में क्यों हुई है। ओके, अब जो अगर हम बात करें, सो करेंटली फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑल द सर्वाइविंग 14 एडल्ट चीता एंड 1 cub आर इन कैप्टिविटी एंड देयर इज़ अ टॉक ऑफ देम बीइंग रेडियो कॉलर्ड। और रेडियो कॉलर्ड हमें पता है कि कई बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि हम रेडियो कॉलर की वजह से भी शायद यहाँ पर एक इनकी डेथ हो सकती है। नाउ आर्टिकल में अगर हम बात करें कि एक और सवाल आ जाता है कि भाई क्या इसका इम्पैक्ट क्या है ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स पर। देखिए प्रोजेक्ट चीटा एक डाइवर्टेड अटेंशन था, एक रिसोर्स था फ्रॉम अदर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाटिक लॉयन भी आपको देखने मिले थे। ऐसे में चीतास की अगर हम बात करें तो केवल इनको यहाँ पर रिलीज़ करना एक क्रिटिसिज्म आपको ज़्यादातर इसमें देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पर माना गया कि भाई प्रोजेक्ट चीता जो था it has been called upon as a means to save grassland and other open natural ecosystem. हावेवर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, सफिशिएंट सूटेबल हैबिटेंट की यहाँ पर कमी थी, ऐसे में हमें कुछ डेथ देखने के लिए मिली है। हालांकि कुछ लेसन्स भी यहाँ पर सीखे गए। यहाँ पर समझ हमें आया कि जो प्रोजेक्ट चीता है उसने हाईलाइट कर दिया इम्पॉर्टेंस ऑफ एंश्योरिंग प्रॉपर एंड एडिकेट हैबिटेट्स। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें हमें पता चलेगा कि येस वेदर दे कैन लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया और नॉट। दूसरी चीज़ इस पूरे ट्रांसमाइग्रेशन से एक और चीज़ समझ में आई, दैट कि फोकस जो होना चाहिए वो हैबिटेट रिस्टोरेशन पे होना चाहिए। हमें एटलीस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हैबिटेट को रीस्टोर करना है, रादर वी एक्सपेक्ट कि पर्टिकुलर चीता अडेप्ट करेगा इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, बल्कि हमें एनवायरनमेंट को उसके सूटेबल बनाना होगा। ऑल राइट, चलिए तो ये तो था इस आर्टिकल के बारे में। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर चीतास की इम्पोर्टेंट क्या है। चलिए चीतास की बात करें तो सबसे पहले ये अपनी लॉन्ग लेग्ड बॉडी की वजह से, स्पॉटेड कोट्स आपको इनके ऊपर देखने मिल जाएंगे, टीयर जैसे ट्रैक्स आँखों के पास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आइज़ के पास में और जो मुंह की तरफ इनके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इनके साइज़ की तो जो चीताज होते हैं वो लगभग 75 से 160 पाउंड के आपको देखने मिल जाएंगे। और यहीं पर अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो ये लगभग 70 माइल्स पर आवर विच मीन्स 112 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पर दौड़ सकते हैं। हैबिटेट की बात करें तो प्राइमरी ये अफ्रीका, ओपन ग्रासलैंड जो सवाना टाइप का क्षेत्र होता है, एरिड रीजन होते हैं, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यूजुअली ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट को अडाप्ट कर सकते हैं, बट इनको एक बहुत रिक्वायर्ड होती है एक सफिशिएंट प्रे की जहाँ पर ये अपना हैबिटेट बसा सकें।
आगे अगर हम बात करें इनके कंजर्वेशन स्टेटस को लेके, तो चीतास को लिस्ट किया गया है वल्नरेबल कैटेगरी में बाय दी IUCN। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा हंट किया जा रहा था। ओके, और यही कारण था कि इंडिया में आपको चीतास देखने के लिए नहीं मिल रहे थे, पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। इंडिया में अगर बात करें तो जो एशियाटिक चीता है इसको इंडिया में देखा जा रहा था, लेकिन लास्ट जो हमने इंडिया में चीता देखा था इट वाज 1950। एशियाटिक चीता की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि वो इंडिया में पूरी तरीके से एक्सटेंट हो चुका है और कोई भी ब्रीडिंग पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं बची है। और इसी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चीता यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर रीइंट्रोड्यूस किया जाना था चीतास को इंडिया में फ्रॉम दी अदर डिफरेंट रीजन्स। चलिए, मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं कमिटमेंट टू हेल्पिंग आर्टिशंस सेज PM मोदी एंड ही अनवील्स 13,000 करोड़ रुपीस ऑफ स्कीम। चलिए, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर यहाँ पर विश्वकर्मा योजना को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर जो हमारे क्राफ्ट पीपल हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो उनकी एंशंट स्किल्स हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। साथ ही यहाँ पर उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सकेगी, प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटीज़ को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। बहुत सारे लोग आपने देखा है ट्रेडिशनली दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनके पास स्किल्स हैं, बट जो मार्केट है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये स्कीम यहाँ पर क्या करेगा, ये कोलेक्ट्रल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स यहाँ पर देगा लगभग 1 लाख रुपीज़ के आसपास पर। वहीं यहाँ पर कोलैबोरेशंस क्रिएट किए जाएंगे और यहाँ पर वोकल फॉर लोकल को इम्पॉर्टेंस रखते हुए इस स्कीम को यहाँ प्रमोट किया जाएगा। ओके, चलिए, साथ ही आपको 2 चीज़ें याद रखनी होंगी। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है आगे आने वाले 5 सालों के लिए, दैट मीन्स आपको लगभग 5 साल 2023 से 2027-28 तक ये स्कीम देखने के लिए मिलेगी। दूसरा यहाँ पर आपको इसका एम याद रखना होगा। एम बात कर रहा है जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, आर्टिशन क्राफ्टमैन पीपल की, जो क्राफ्ट्स पर्सन है उनकी स्किल है हाथ और हाथ से बनाई हुई चीज़ों की, उनको यहाँ पर प्रमोट करना और उनको यहाँ पर सेव करना, ताकि इंडिया वोकल फॉर लोकल के लिए आगे बढ़ सके। ओके, अलॉन्ग विद दैट इस स्कीम के अंदर जो आर्टिशंस और क्राफ्ट पर्सन हैं उनको यहाँ पर विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक ID कार्ड दिया जाएगा और क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा 1 लाख रुपीज़ तक का पहले फर्स्ट ट्रांच में और 2 लाख रुपए तक का सेकंड ट्रांच में। साथ ही यहाँ पर कंसेशनल इंटरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 5%। ये स्कीम यहाँ पर क्या करेगी, ये जो लोग हैं जो क्राफ्ट और स्किल्स के कामों में जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक मार्केट प्रोवाइड करेगा, सो दैट व्हाट विल हैपन, दे कैन परचेज देयर थिंग्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो व्हाट विल हैपन, इस स्कीम के अंदर 2 टाइप के स्किल प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। फर्स्ट इज़ बेसिक, दूसरा इज़ एडवांस। और यहाँ पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो बेनिफिशियरी हैं जो इस स्किल ट्रेनिंग को से डील करेंगे उन्हें यहाँ पर एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करेंगे शांति निकेतन और यूनेस्को की। देखिए, इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। आप जो इमेज यहाँ पर देख रहे हैं ये है शांति निकेतन की, जिसे बनवाया था द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर जी के फादर ने, आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है शांति निकेतन गृह, ओल्डेस्ट हाउस है शांति निकेतन का, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर ने यहाँ पर बनवाया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1853-54। और हम बात कर रहे हैं शांति निकेतन, एक टाउन जिसे इस्टेब्लिश किया था द ग्रेट नोबल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फाइनली ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का पार्ट बन चुका है, विच इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज ये ऐड होने वाला, यूनेस्को की लिस्ट में ऐड होने वाला लेटेस्ट एडिशन है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। अगर आप बात करेंगे शांति निकेतन की तो ये बन चुका है 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट
फ्रॉम इंडिया जिसने अपनी जगह बनाई है यूनेस्को की लिस्ट में। देखिए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 2010 से कोशिशें की जा रही थी कि इसको यहाँ पर शामिल किया जा सके, और फाइनली हमें देखने के लिए मिल गया है 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विच इज़ द 40th एंड विच इज़ द 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। चलिए, शांति निकेतन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो शांति निकेतन, जिसे भूबांगा यूजुअली बोला जाता है, ये टैगोर फैमिली का अपना एक घर था। रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने डिसाइड किया कि एक आश्रम बनवाएंगे, एक हर्मिटेज बनवाएंगे। जब इनको पता चला कि हाँ भाई, यहाँ पर पैडी फील्ड है, रेड सॉइल है, लश पैडी फील्ड्स हैं 1862 में, सो ही कंस्ट्रक्टेड अ हाउस, और इसे इन्होंने शांति निकेतन बोलना शुरू कर दिया। ओके, सो बाद में यहीं पर आप देखेंगे एक मेडिटेशन सेंटर बना 1901 की अगर हम बात करें। सो आप देखेंगे शांति निकेतन का यूजुअली इंग्लिश में मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ पीस। नेम चेंज की बात करें, सो जो ओरिजिनल नेम था भूभादंगा, इसको रिनेम किया गया शांति निकेतन। तो आपके पास दो सवाल हैं कि शांति निकेतन का प्रीवियस नाम क्या था, तो इट्स इज भूभादंगा। दूसरा सवाल आ जाएगा कि शांति निकेतन का जो नाम है वो किसके द्वारा चेंज किया गया था। सो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका नाम चेंज किया था, और इसे एक बहुत अबॉर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, इसको देखते हुए इसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया। 1901 की बात करें अगर हम, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लैंड को यहाँ पर चूज़ किया और डिसाइड किया कि वो यहाँ एक स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो हमारा होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम जहाँ बच्चे जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं और अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने में बिताते हैं, उस तरीके का एक मॉडल इस्टेब्लिश करेंगे। और फाइनली इंडिया के पास एक स्कूल यहाँ से निकल कर आया जिसे हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी या विश्व भारती मॉडल बोलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इसका इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, कारण इंडिया का जो रिच हेरिटेज है, ना केवल उसे बताना बल्कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारा आर्ट है, हमारी टाउन प्लानिंग है, लैंडस्केप है, सभी को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, जिन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर या गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, एक्सट्रीमली वेरी फेमस नोबेल लॉरियट, फिलोसोफर, पॉलीमैथ, म्यूजिशियन, पोएट, प्ले राइटर रही हैं। अगर हम इनकी इम्पॉर्टेंस की बात करें तो 1913 का वो समय है जब ये पहले एशियन बन गए थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया था फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि। ओके, वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो 1915 का समय है जब इन्हें नाइटहुड या और सर्विस ऑफ लिटरेचर में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। हालांकि आपको याद होगा 1919 का वो समय जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग मैसेकर के कारण इस टाइटल को यहाँ पर ठुकरा दिया था। एंड अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशनल एंथम, इनफैक्ट नॉट अलोन फॉर द इंडिया बट दो देशों के नेशनल एंथम लिखने वाले व्यक्ति भी यही हैं। भारत का जनगण मन अगर हम बात करें जो इंडिया का नेशनल एंथम है, या अमर शुनार बांग्ला की बात करें जो आज की डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, वो भी लिखा गया है द ग्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए, अगर हम इनके पोइट्री और लिटरेचर वर्क के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत सारी पोएम, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल्स और ऐसे लिखे हैं। इसमें आपको द होम एंड दी वर्क, गोरा, गीतांजलि, घारे बीरे, गोरा, मानसी बलकल, सोनार तोरी, काबुली वाला, एकला चलो रे, ऐसे बहुत सारी फेमस चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम इनके सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करें तो ये एक यूनिटी, हार्मनी और टॉलरेंस की बात करते थे। साथ ही इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के को पूरी तरीके से डिसोन किया और इंडिया में जो हमारी फ़िलॉसफी है, जो हमारा कल्चर है, उसको प्रमोट किया। ही बेसिकली प्रमोटेड कि ह्यूमनिज़म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में जो नेचर और ह्यूमन के बीच में कनेक्शन है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। और उसी का कारण था कि इन्होंने इस्टेब्लिश करा था विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, ताकि नेचर के पास रहकर हम यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। हालांकि अगस्त 7, 1941 he left all of us and leaving his legacy, a rich legacy of literature, art, culture for all of us, जो कि आज की डेट में यूनेस्को का पार्ट बन चुका है। चलिए,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अ टाइम फॉर साउथ साउथ लर्निंग। चलिए, हम बात करने वाले हैं एक छोटे से आर्टिकल के बारे में, इंडिया और उसकी G20 प्रेसिडेंसी को लेकर। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी रिकॉग्नाइज करती है उसकी एक सक्सेस को, ग्लोबल माइंडसेट को यहाँ पर बताया गया है। अफ्रीका का इंक्लूजन G20 में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस बताता है कि वाई अफ्रीका इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट एंड फॉर द स्टेबिलिटी पार्टनर। एक नया G21 नाउ, जिसे अब हम G21 बोलेंगे ऑब्वियसली, नाउ इट रिप्रेजेंट 84% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। with India and Africa together now it is constituting 36% of the population of global population। अगर हम बात करें फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी चैलेंज, तो देखिए इंडिया और अफ्रीका दोनों ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं। ऐसे में दोनों के पास अंडर नरिश और माल नरिश्ड लोग ज़्यादा हैं। दूसरा अगर हम देखें तो दोनों जहाँ पर 36% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, ऐसे में दोनों के पास विश्व की 69.4% ऐसी जनता है जो कि अंडर नरिश्ड हैं। साथ ही यहाँ पर 67% बच्चे मिलाकर ऐसे देखने मिलेंगे जो कि 5 साल से कम के हैं और वो स्टंटिंग से, विच मीन्स द इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यू टू क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, उससे सर्वाइव कर रहे हैं। एडिशनली अगर हम बात करें तो लगभग 75.8% जो वर्ल्ड चिल्ड्रन हैं 5 साल से नीचे के, वो वेस्टिंग को यहाँ पर फेस कर रहे हैं, विच मीन्स माल न्यूट्रिशन इन रैपिड वेट लॉस एंड वीकनेस। सो जो सेंट्रल चैलेंज है दोनों कंट्रीज़ के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, वो है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर अचीव करना, विच इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर बोथ द कंट्रीज़। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ओपन एग्रीकल्चर ट्रेड। देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर को यहाँ पर हमें ओपन रखना होगा फॉर एग्रीकल्चर ट्रेड, और ताकि फूड सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। ओके, दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इंडिया जो कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का, लगभग 85 मिलियन टन सीरियल्स को वो यहाँ पर पिछले 3 सालों में एक्सपोर्ट कर चुका है। ऐसे में इंडिया का जो मूव था राइस और वीट के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। कारण क्योंकि इंडिया अपनी खुद की फूड सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान देना चाह रहा था। दूसरा अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज, देखिए डेवलप्ड नेशंस ने कमिटमेंट दिया है कि वो $100 बिलियन का एक यहाँ पर सहायता देंगे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से निपटने के लिए, लेकिन यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी एक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है साउथ टू साउथ कोलैबोरेशन। देखिए अफ्रीका का इंक्लूजन G20 में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। कारण क्यों? पॉपुलेशन ग्रोथ तो आपको देखने मिल रही है, परसिस्टेंट पॉवर्टी आपको देखने मिल रही है, अंडर नरिशमेंट, और यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स होते हुए भी उसका कोई यूटिलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे में इंडिया और अफ्रीका को आवश्यकता है कि दोनों मिलकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करें। साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल जितने भी CGIAR हैं या फिर जिन्हें आप कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते हैं या फिर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते हैं, इनको मिलकर न्यूट्रिशन रिच वेराइटीज़ ऑफ स्टेपल फूड को किस तरीके से इंक्लूड किया जा सके, आयरन और जिंक को कैसे फोर्टिफाइड किया जा सके, जिंक को कैसे फोर्टिफाइड किया जा सके राइस और वीट के साथ, आयरन बायो फोर्टिफिकेशंस कैसे किया जा सके, इन सभी इनोवेटिव टेक्निक्स को यहाँ पर लाना होगा सो दैट सारी कंट्री में इक्वली यहाँ पर एक प्रपोर्शन आपको देखने मिलेगा। अनदर थिंग दैट we'll be talking about it is the women's health एंड एजुकेशन। दोनों कंट्रीज़ में यहाँ पर हमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लाने होंगे, हमें वुमेन की एम्पावरमेंट को यहाँ पर बढ़ाना होगा, कुछ स्ट्रेटजीज़ डेवलप करनी होंगी, और यहीं पर हमें एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव दिखेगा G20 में लिया गया, विच इज़ द वॉश इनिशिएटिव, इन्वेस्टमेंट इन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। यहाँ पर इसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ना केवल ये न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, स्वच्छ भारत मॉडल को भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर सैनिटेशन, और जब हम हाइजीन की बात कर रहे हैं तो हम न्यूट्रिशन रिच फूड को भी लोगों तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ एक साउथ अफ्रीका का शामिल हो जाना, साउथ टू साउथ कोलैबोरेशन करके इन सारी समस्याओं से निजात पाने की बहुत बड़ी की हमें नज़र आएगी।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं ऐसा क्या कारण है कि निपा वायरस बार बार केरला में लौट कर आ रहा है। निपा वायरस, जिसे आप सभी जानते हैं, एक जूनोटिक डिसीज है विच मीन्स इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम एनिमल टू पर्सन, और यहीं पर इसका आउटब्रेक आपको केरला में देखने मिला। पहले आउटब्रेक की बात करें सो इट वॉज इन 2018, और इसके बाद पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो केरला में बार बार आपको केसेस देखने मिल रहे हैं। 2023 में अकेले अगर हम बात करें तो रिसेंटली कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में हमें 6 केसेस देखने के लिए मिल गए हैं। अगर हम इसका एक कंपैरिजन देखें, देखिए 2018 से, तो 2018 में कंफर्म था कि जो बैट्स हैं कोझिकोड़ा एरिया में वो निपा वायरस को कैरी किए हुए हैं, ठीक है। और इसी के बाद आप देखेंगे कि जो वायरस था यहाँ पर फैलना शुरू हुआ। एडिशनली जो आसपास के स्टेट्स थे वहाँ पर भी वायरस फैलना शुरू हो जाएगा, बट ग्रेजुअली आप देखेंगे तो 2018 के बाद वापस से यहाँ पर आपको सेम वायरस देखने के लिए मिल गया। अब देखिए, सबसे बड़ा कारण है बैट्स। देखिए जितने भी ऑल फ्रूट बैट्स इन इंडिया रिजर्वायर ऑफ द निफा वायरस। रिजल्ट, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट डेटा ऐसा नहीं है जहाँ पर समझ में आए कि केवल फ्रूट बैट्स ही आपको देखने मिलेंगे। ऐसे में केरला में इतने ज़्यादा नंबर का होना एक तरीके का सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की तरफ भी इशारा करता है। इसमें हमें टेस्टिंग करने होंगे, आइडेंटिफिकेशन करने होंगे रादर देन कुछ अजम्पशंस लगाने के लिए। दूसरा, अगर हम केरला के विजिलेंस की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने केरला विजिलेंस में निफा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए मदद करी। जो स्टेट बोर्ड्स हैं दे आर वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम, हाई पब्लिक अवेयरनेस है, एक्टिव पेशेंट इंगेजमेंट है। ऐसे में जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत जल्दी लिए गए। पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पर है जिसकी वजह से एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने मिल जाएगा और इसके केसेस भी देखने मिलेंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि केवल आपको इंडिया में केरला में ही केसेस देखने मिल रहे हैं। हमें प्रीवियस जाकर बात करनी होगी 2001 और 7 के वेस्ट बंगाल के निफा वायरस के बारे में, और ऐसे में देयर हैव बीन नो रिपोर्टेड केस फ्रॉम द स्टेट सिंस देन। सो रीजंस, एब्सेंस ऑफ अनक्लियरिटी। पॉसिबल हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है ये हुआ हो लेकिन लोगों को यहाँ तक पता नहीं चल पाया हो। ओके, सो दिस इज हाउ दे आर कंपेयरिंग ऑल दिस सिचुएशन हेयर। यहाँ पर एक और बात यहाँ की जा रही है कि जो वायरल लोड है इन फ्रूट बेड्स, नेचुरल रिजर्वायर फॉर निफा वायरस, बेसिकली इट्स टेंड टू इंक्रीज ड्यूरिंग देयर रूटिंग सीजन विच इज़ जून टू नवंबर, जहाँ पर आपको हायर रिस्क देखने मिल जाता है ट्रांसमिशन का फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन। और ऐसे में हमें जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर इसको ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से अपकमिंग ईयर्स में हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी एंड दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द डे। आप हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जाकर इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.